सभी नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। कानून की बात में जब भी हम आपके सामने होते हैं तो हमारी कोशिश यह होती है कि हर व्यक्ति को न्याय मिले, चाहे वो समाज के सबसे निचले पायदान पर क्यों नहीं बैठा हुआ हो, पैसे की कमी के कारण, पहुंच की कमी के कारण, निरक्षरता के कारण या किसी भी कारण से वह न्याय से वंचित नहीं रहे। इसी के लिए विधिक सेवा प्राधिकारों का गठन किया गया। विधिक सेवा प्राधिकार के सुप्रीम कोर्ट से लेकर के नीचे तक, जिला स्तर तक, सब डिवीज़न स्तर में अगर जुडिशरी है तो वहाँ भी इसकी व्यवस्था की गई। गांव से लेकर के पंचायत तक पहुंचने की कोशिश चल रही है ताकि कोई व्यक्ति न्याय से वंचित नहीं रहे। इसीलिए उसमें क्या क्या प्रावधान है वो हर बार हम रिपीट करते हैं। एक तो वैसे लोग जिनकी आमदनी 3 लाख रुपए से कम है, चाहे किसी भी जाति धर्म समाज से आते हों, महिलाएं, विकलांग, SC, ST, ये सब लोगों को वहाँ निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है। आपको वहाँ पहुँचना है और अगर आप नहीं पहुँच सकते हैं तो वैसी स्थिति में आपके गांव में जो डाकिया जाता है, आपके गांव में जो पंचायत भवन है, वहाँ से मोबाइल पर अगर उनको मैसेज कर दें, एप्लीकेशन दे दें, तो वो भी इंटरटेन करते हैं लोग। इसमें आपके मुकदमे का खर्च वो उठाते हैं, आपके एडवोकेट का खर्च उठाते हैं और जहाँ तक न्याय पाने की आप उम्मीद कर रहे हैं वहाँ तक आपके मुकदमा लड़ने की व्यवस्था करते हैं। इसके अतिरिक्त हम अलग अलग मुद्दों पर कि कानून ने किसके लिए क्या प्रावधान कर रखा है कल्याण का, यह भी बताते हैं। आज कानून की बात में हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन पर, यानी हमारे समाज में जो बुजुर्ग लोग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके बारे में। हो ये रहा है कि हर माता पिता यह ख्वाब देखता है कि उनका बेटा चाँद पर जाए, बेटी चाँद पर जाए, सबसे अच्छी नौकरी, सबसे ज़्यादा कमाई वाली नौकरी उसको मिले। और जैसे ही नौकरी मिलती है अच्छी कमाई वाली, वो उड़ जाता है, फिर माँ बाप पीछे रह जाते हैं। और वैसे में बहुत नेगलेक्ट, साथ में रह रहे हैं तब भी बहुत जगह ये शिकायत आ रही है कि बहुत नेगलेक्ट करते हैं लोग। उनके लिए, उनके कल्याण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए क्या क्या प्रावधान है, आज इन्हीं मुद्दों पर हम बात करें कानून की बात में। हमारे साथ बात करने के लिए SS प्रसाद साहब हैं, जो जिला कंज्यूमर फोरम के पीठासीन पदाधिकारी हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। एक तो वरिष्ठ नागरिक किसे कहेंगे, यहाँ से हम लोग शुरू करें, और उनके कल्याण के क्या प्रावधान है? वरिष्ठ नागरिक वो सभी लोग जो 60 साल से अधिक आयु के हैं, उन्हें वरिष्ठ नागरिक कहा जाता है जी। और पुराने CRPC के सेक्शन 125 में जी। माता पिता अगर वो स्वयं अपना मेंटेन करने में सक्षम नहीं हो, पत्नी, बच्चे, चाहे वो नाजायज भी हो, तो इसके लिए प्रावधान था। अब वो प्रावधान धारा 144 में आ गया है, नागरिक सुरक्षा संहिता के धारा 144 में है। और वो सब अगर खुद को मेंटेन करने में सक्षम नहीं है, तब उनका प्रतिपालन करने का दायित्व तो आता है उनके बच्चों पर। लेकिन एक परिस्थिति की कल्पना कीजिए कि वो पालन करने में तो अपना पालन करने में सक्षम है, लेकिन वो जो एक डिग्निफाइड लाइफ होना चाहिए, वो डिग्निफाइड लाइफ वो लीड करने लायक नहीं है। या फिर ऐसे लोग जिनके संतान नहीं है, तो उनका प्रतिपालन कौन करेगा? इसके लिए एक्ट आया 2007 में, और उस एक्ट के अनुसार जिस किसी राज्य में भी उसको नोटिफाई कर दिया जाएगा, तो उस नोटिफिकेशन के बाद वहाँ एक ट्रिब्यूनल की स्थापना करनी होगी। उस ट्रिब्यूनल के जो अध्यक्ष होंगे
पीठासीन पदाधिकारी, उनका रैंक एसडीएम के बराबर का होगा और उसमें लोग स्वयं अपना मामला ला सकते हों या वैसे संगठन जो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड हैं वो संगठन उसमें मामला ला सकता है और उन मामलों को 90 दिनों के भीतर सल्टाने का प्रावधान है। अब इसमें प्रश्न उठता है कि वो लोग जिनके संतान नहीं हैं। नहीं, अभी एक प्रश्न हमको जवाब चाहिए। आपने कहा ट्रिब्यूनल, जी ट्रिब्यूनल तो जैसे कि आपने कहा कि एसडीएम रैंक का अधिकारी, तो सरकारों में जो आमतौर पर होता है कि उसी एसडीएम को सारा कुछ थोप दिया जाता है, वही सारा कुछ करेगा। एसडीएम रैंक का अधिकारी है, मतलब जो एसडीएम है रेगुलर एसडीएम, उसी एसडीएम को जिम्मा मिली। तो झारखंड में कुछ ट्रिब्यूनल इस तरह का है क्या? नहीं, या डिस्ट्रिक्ट्स में अभी इस तरह तक ये इस एक्ट का नोटिफिकेशन झारखंड में नहीं हुआ। नहीं हुआ है। ठीक है, तो नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में कहाँ मदद के लिए जाए अगर मदद की जरूरत पड़ती है तो? अगर मदद के लिए आपको जाना है तो आपको आना होगा झालसा डालसा में, और नागरिक सुरक्षा संहिता में ही अब आप मामला ला सकते हैं। और नहीं तो सरकार अगर यदि सेंसिटिव होती है और इसको नोटिफाई करती है, क्योंकि 7 से 2007 आज 24 है, कितना ड्यूरेशन है समय का, तो सरकार कितना गंभीर है इसी बात से समझा जा सकता है। कई सरकारें आई और गईं। सरकार की गंभीरता के विषय में तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय और झालसा इस संबंध में गंभीर है और ये ध्यान लोगों का आकृष्ट कर सके, पब्लिक डोमेन में ये बातें आए, इसके लिए इसका आयोजन किया गया है और लोग जान सकें कि ये प्रावधान है और इस प्रावधान को अगर लागू कर दिया गया तो इससे क्या क्या फ़ायदा हो। जो प्रावधान है उस प्रावधान में आप जो बता रहे थे, पहले उसको बात कर लेते, फिर आगे कुछ सवाल है हमारे कि जिनको औलाद नहीं है, संतान नहीं है, वो क्या करें। वो अपना मामला उस ट्रिब्यूनल में लाएंगे। उस ट्रिब्यूनल में अब उनके पास किसी भी प्रकार का जो संपत्ति होगा और उस संपत्ति के उत्तराधिकारी जो होंगे, अगर एक से अनेक हैं, एक नहीं कई एक लोग हैं, तो जिस परसेंटेज में उनको उत्तराधिकार मिलेगा उसी परसेंटेज में उनको दायित्व उनका ग्रहण करना पड़ेगा। उसको ऐसे समझा जाए कि पड़ीदारी में जो लोग होते हैं, जिनको इन दोनों के नहीं रहने के बाद, बूढ़ा बूढ़े के नहीं रहने के बाद संपत्ति में जो हिस्सा मिलेगा, उस प्रकार उनका दायित्व तय होगा। जी, तो दायित्व तय कौन करेगा? दायित्व तय इसलिए कि पहले से तो उनको पता है कि संपत्ति उनको मिलनी है, अगर ये बूढ़ा बूढ़ी नहीं रहेगा। ट्रिब्यूनल के सामने में जैसे ही मामला आएगा, वो ट्रिब्यूनल जानकारी प्राप्त करेगा कि उनके पास में क्या संपत्ति है और उसके उत्तराधिकारी कौन है। ये बताने के बाद उन लोगों को पक्षकार बना के उन पर दायित्व आरोपित किया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि वरिष्ठ नागरिकों में एक तो सरकारी और खास करके कहें कि सामाजिक संगठनों द्वारा वृद्धा आश्रम खोले गए हैं। झारखंड में भी कई जगह, खास करके रांची में जो वृद्धा आश्रम है, बहुत बेहतर स्थिति नहीं है जी। तो इन वृद्धा आश्रमों की देखरेख और उनको मदद पहुंचाना भी तो उनकी सेवा है, उनके कल्याण का काम है। ये किसके जिम्मे है? सरकार के जिम्मे है, झालसा डालसा के जिम्मे है, किसके जिम्मे है? ये इस संबंध में आप जब प्रावधान देखिएगा कि ये जो बुजुर्ग लोगों के रहने के लिए जो संस्थान वृद्धाश्रम बनाए गए हैं या अनाथ आश्रम है, इस तरह के जितने आश्रम हैं, इसके लिए प्रावधान कोई सरकारी प्रावधान या कोई एक्ट हो इस तरह का नहीं। अगर कोई संगठन बनाता है तो उस संगठन के माध्यम से एनजीओ को जो हेल्प दिया जाता है गवर्नमेंट के साइड से, उस एक्ट के तहत इनको सुविधा प्राप्त होता है। हम जानना ये चाहते हैं कि जो स्थितियां बनती जा रही है, जिस ढंग से इकोनॉमिक क्या कहेंगे उसको, ज़्यादा आमदनी होने या बाहर चले जाने के कारण चाह कर के भी नहीं चाह कर के दोनों स्थितियों में जिम्मेवारी नहीं निभाते हैं और माता पिता बच्चे पर कुछ आरोपित नहीं करना चाहते हैं, बेटा बेटी या दामाद पर आरोपित नहीं करना चाहते हैं। जीवन तो उनका भी है। ये दो तरह की परिस्थिति है। उसमें जो है कुछ लोग हैं शादी नहीं किए, बहुत महिलाएं हैं कि भाई को पढ़ाने में शादी नहीं की, तो ऐसी महिलाएं, भाई तो चला गया उड़ के, वो किनके पास जाएं? तो एक कुछ सामाजिक संगठनों ने व्यवस्था की कि ठीक है हमारे यहाँ आइए रहिए, हम खाने पीने कुछ व्यवस्था करते हैं। कुछ वो लोग भी कंट्रीब्यूट करते हैं, सक्षम है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन वह डिग्निफाइड लाइफ जो आप कह रहे हैं, डिग्निफाइड लाइफ के लिए वो नहीं
मुझे लगता है कि वो नहीं है, इसलिए कई बार मैं घूम करके आया हूँ। तो वैसे लोग कहाँ किसके पास जाए? आपके यहाँ ट्रिब्यूनल तो है नहीं। ट्रिब्यूनल की स्थापना का दायित्व तो गवर्नमेंट पे जी। है, लेकिन आप अगर यदि झालसा डालसा के माध्यम से आते हैं तो ये प्रयास करेगा कि वो वृद्धाश्रम हो या अनाथ आश्रम हो, इस तरह के आश्रम के माध्यम से आपको सुविधा उपलब्ध करा दे। और हम लोग जब कभी भी झालसा की बात करते हैं या डालसा की बात करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखा जाना चाहिए कि ये वो संस्था है जिसके संरक्षक माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। और अगर यदि आप सेंसिटाइज कर पाइए किसी मैटर को तो आप इसके लिए निश्चिंत रह सकते हैं कि न्याय आपको उपलब्ध होगा। और नहीं, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे बहुत सारे मामले आप सुओ मोटो लेते हैं, जुडिशरी लेती है, सुओ मोटो उठाती है, लेकिन जो सुओ मोटो उठाते हैं आप, उसी तरह के सुओ मोटो में इस तरह के मामलों को भी देखना आपकी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए कि जिम्मेदारी आप ही की है। आप ही दबाव देकर के ट्रिब्यूनल बना सकते हैं, आप ही दबाव देकर के चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए कि सरकारों में आमतौर पर कल्याण के सारे काम, हम लोग जो न्यायिक प्रावधान है उससे अलग हट के विषय पे जा रहे हैं। नहीं, अलग हम नहीं हट हम लोग हम लोग सिर्फ कानून लेके हम क्या करें? पब्लिक डोमेन में लाना चाहते हैं। प्रसाद साहब, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास संविधान की एक किताब है और संविधान आप लागू नहीं करें, लागू करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो हम किताब लेके क्या करेंगे? इसको लागू कराने के लिए आप चाहिए तो PIL दाखिल कर सकते हैं आप, और सब है। इस हम लोग का काम है, हम लोग स्वयं PIL दाखिल नहीं करेंगे, या गवर्नमेंट या हाईकोर्ट चाहे सुओ मोटो भी स्वीकार कर सकती है मामले को, लेकिन हाईकोर्ट इतना बर्डन है, इतने मामले हैं और उन मामलों को सही ढंग से प्रस्तुत किया जाए, ये दायित्व तो किसी को लेना होगा। या सारा दायित्व सरकार का भी काम, सरकार भी यही करती है। हम लोग बात करें, जो आप कह रहे हैं कि हम लोग लीक से हट रहे हैं, तो लीक पर आकर के बात करें, इसलिए कि उसका समाधान यहाँ तो होना नहीं है। लीक पर हम ये कह रहे हैं कि अगर वो सक्षम नहीं है जा सकने में या जा सकने में हिचक रहे हैं, वैसी स्थिति उनको क्या करना चाहिए? फ़ोन करना चाहिए, चिट्ठी लिखनी चाहिए, क्या करना चाहिए? अगर ट्रिब्यूनल फंक्शनल है, ट्रिब्यूनल को छोड़ दिया जाए, ट्रिब्यूनल पर तो अभी बात ही नहीं करें, इसलिए झारखंड के संदर्भ में हम बात करें, ट्रिब्यूनल को भी छोड़ दिया जाए, वैसी स्थिति में वो क्या करें? अगर उनको सुविधा प्राप्त नहीं हो रहा है तो आप झालसा या डालसा के माध्यम से आइए, और अगर आपको जहाँ से सुविधा प्राप्त होना है उस स्थान की जानकारी है आपको, आप उपलब्ध कराते हैं, तो झालसा या डालसा आपके लिए हर संभव प्रयास करेगा। बहुत सारे, जैसे बैंक्स में है कि सीनियर सिटीजन के लिए थोड़ी सी प्रायोरिटी दी जाती है, कई जगह इस तरह की व्यवस्था की गई, प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन प्रायोरिटी पता नहीं है कि प्रायोरिटी क्या है। सीनियर सिटीजन है तो आप घर भी बुला सकते हैं बैंक को, ये सारे प्रावधान है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। तो जो धारा है, उस धारा के तहत क्या क्या व्यवस्था सीनियर सिटीजन के लिए है? किस धारा में? जो आपने बताया कि ट्रिब्यूनल गठन करने के, उनके ट्रिब्यूनल में आपका अगर यदि डिग्निफाइड लाइफ के लिए आपके पास साधन नहीं है, डिग्निफाइड लाइफ किसी का भी किस तरह से आंका जाएगा, इस संबंध में है कि आप किस पृष्ठभूमि से आए हैं। आप जिस पृष्ठभूमि से आए होंगे, आपका लाइफ स्टाइल लगभग वही होगा, स्टैंडर्ड वही होगा। क्योंकि हम लोग जब कभी भी मेंटेनेंस किसी को अलाउ करते हैं तो उस मेंटेनेंस अलाउ करने में ये ध्यान रखा जाता है कि आप जो पूर्व में जहाँ रह रहे थे, वो जो जीवन स्तर आपका था, उसी तरह का जीवन स्तर आपका आगे के भी जीवन में मिलता रहे। तो वो आपके पृष्ठभूमि के आधार पर निर्धारित होगा कि आपका डिग्निफाइड लाइफ क्या था, और उस अनुसार आपको साधन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। एक तो है जो पेंशनर्स हैं, दूसरे हैं कि जो समर्थ लोग हैं, समर्थवान हैं, तीसरे समर्थवान में भी वैसे लोग हैं जिनको कि अभी कोई पूछ नहीं रहा है कि ठीक है देखा जाएगा, संपत्ति तो हमको होनी ही है, और चौथे वो लोग हैं जो असमर्थ हैं, जिनके पास पूंजी नहीं है, 70 साल 80 साल की उम्र होने के बावजूद श्रम कर रहे हैं, श्रम करके अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं, नहीं एक दिन कमाए तो उनकी ज़िंदगी नहीं चलेगी। तो डिग्निटी जो है हर जगह वेरी कर रही है, डिग्निटी बदलती जाएगी। जी। साहब की डिग्निटी कुछ और होगी और गैर साहब की डिग्निटी कुछ और होगी। वैसी स्थिति में वह भी भारतीय नागरिक है और डिग्निफाइड लाइफ बिताना चाहता है, उसके लिए क्या व्यवस्था हो सकती है? जो सबसे निचले तबके में है वो कहाँ जाए, किसके पास जाए? इसलिए कि उसके घर में उसके बाल बच्चे के पास भी यह सामर्थ्य नहीं है
कि वह उसका पालना कर सके। हम लोग सोशल सिक्योरिटी प्लान पे आ चुके जी। हैं। अब बहस हम लोगों का मुद्दा आ चुका है सोशल सिक्योरिटी प्लान में। बहुत पहले सोशल सिक्योरिटी प्लान जो आया था तो उसके आधार पर कई एक संस्था स्टार्ट हुआ। वो अब आपका इंश्योरेंस पॉलिसी जो था वही सोशल सिक्योरिटी से निकल के आया था, उसी सिद्धांत से आया। उसी सिद्धांत के आधार पर पेंशन ग्रांट होने लगा, आयुष्मान बना, उसी सिद्धांत पर आयुष्मान भारत इलाज उत्पन्न होने लगा। हम लोगों के यहाँ फंडामेंटल राइट्स था। फंडामेंटल राइट्स के बाद कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी था। माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे अपना वर्डिक्ट देने से काफ़ी हद तक परहेज करते रही, और अब तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे भी आ रहा है, बहुत सा न्यायिक निर्णय आ भी चुका है, और उस आधार पे राज्य के ऊपर डायरेक्शंस दिए गए हैं कि आप ये इंतज़ाम कीजिए, वो इंतज़ाम कीजिए। लेकिन आप सोसाइटी को जागरूक करना, वो जजमेंट देना और सोसाइटी को जागरूक करना, ये बिल्कुल दो तरह का मामला है। सोसाइटी अगर जागरूक होता है तो हम लोग, अब चलिए अगर हम लोग आमंड का इनपुट आउटपुट छोरी पे आ जाए तो हर जगह कानून बनता है, और कानून के बाद फिर उसमें जो कमी होती है उसके आधार पर फिर वो फीडबैक लेके कानून में सुधार किया जाता है। इस आधार पर अगर हम लोग देखें तो ये नागरिक जागरण या सामाजिक जागरूकता, कानून के प्रति जानकारी, ये काम तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इसका समाधान क्या होगा ये हम लोगों के हाथ में नहीं है। इसका समाधान नागरिक जागरूकता के साथ ही निकल कर आएगा, और वो एक वेल थॉट उसके लिए होना चाहिए ऑर्गेनाइज सिस्टम के द्वारा। देखिए, हम 75वां साल भारतीय संविधान का मनाने जा रहे हैं, 15 अगस्त से लेकर 26 जनवरी तक। भारतीय संविधान सम्मान का नारा है, तो हम ये कह रहे हैं सम्मान कब? हमारे लिए अगर वो किताब है, ठीक है भाई, प्रणाम किया, प्रणाम करके अपना चले आए, लेकिन उस किताब में जो हमारे लिए प्रावधान है वो अगर हमको नहीं मिलता है, आप अनुच्छेद 21 में कहते हैं कि भाई आपको डिग्निफाइड लाइफ का वो है, लाइफ विथ डिग्निटी। लाइफ विथ डिग्निटी क्या है? अभी तक तो लोग यही नहीं जानते डिग्निटी क्या है। अब डिग्निटी की आप परिभाषा कर सकते हैं इसलिए कि पढ़े लिखे हैं, थोड़ी बहुत हम उसमें जोड़ सकते हैं कि थोड़ा बहुत हम भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन सामान्य आदमी डिग्निफाइड लाइफ के बारे में, डिग्निटी के बारे में नहीं जानता है कि गरिमा का मतलब क्या होता है। गरिमा इज्जत है या गरिमा उससे ऊपर बढ़ करके है? इज्जत भी है तो क्या है? जितनी सारी घटनाएं हो रही हैं, हम सिर्फ वरिष्ठ नागरिकों पर जो कंसंट्रेट हो रहे हैं वो कंसंट्रेट हो रहा है कि अपने यहाँ ट्रिब्यूनल नहीं है। ट्रिब्यूनल नहीं है तब भी कानून के तहत उनको उपचार मिलना चाहिए, कल्याण मिलना चाहिए। उसमें न्यायालय या ये विधिक सेवा प्राधिकार क्या क्या कर सकते हैं और कैसे वो वहाँ पहुँच सकते हैं। विधिक सेवा प्राधिकार जैसे एक आपके यहाँ व्यवस्था है कंज्यूमर फोरम की, माने कंज्यूमर कंप्लेंट्स की, जी। तो उसको आप डील कर रहे हैं। जी। जब कोर्ट में थे तो दूसरे काम देखते थे। हम ये कह रहे हैं कैसे उनको समाधान मिल सकता है कि वहाँ जाएं, एक वन विंडो हो जहाँ की उनको समाधान मिल जाए। मुकदमा करने में फिर दौड़ते रहेंगे 2 साल 3 साल। गवर्नमेंट का स्कीम है जी, आप उस स्कीम के अंडर आते हैं। अगर जो कोई पीड़ित स्कीम के अंडर आता है तो आप डालसा में आइए या झालसा में आइए, तो वहाँ से आपको जो इस स्कीम के तरफ से लाभ दिलाया जा सकता है उसके लिए प्रयास होगा। अब लेकिन गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा जो स्कीम लाया गया है उसी स्कीम में मिलेगा। उसके लिए आप चाहिएगा कि आपका डिग्निफाइड लाइफ कुछ और रिक्वायरमेंट बताता है, और उसके अनुसार अधिक आप चाहते हैं तो अधिक तो आपको स्टेट दे सकता है कानूनी प्रावधान के ही अनुसार। वो में डिग्निटी पर बात करेंगे, अभी डिग्निटी पर हम नहीं बात करें। हम सिर्फ इतना ही जानना चाहते हैं कि उनको आप ये सिर्फ बताएं कि उनको कहाँ कहाँ से मदद मिल सकती है। बुजुर्ग हैं और बुजुर्ग होने की वजह से घर परिवार समाज जैसे भी अगर निगलेक्टेड हैं तो ऐसी स्थिति में अपने सम्मान की रक्षा करते हुए कैसे वो जी सकते हैं। आप सिंपल एक तो हमने बताया आप एक सिंपल आवेदन के साथ आ सकते हैं। आप सिंपल आवेदन के साथ आइए, और जिस भी फॉरम से आपको लाभ मिल सकता है, प्रावधान अगर है तो उस फॉरम तक आपकी बात पहुंचाने का काम ये संस्था करेगा। इसमें आप निर्विवाद रूप से विश्वास कर सकते हैं।
नहीं, जैसे कि आपके यहाँ से 10 स्कीम, मुझे याद है 10 स्कीम डेवलपमेंट स्कीम्स के लिए जुडिशरी से वो चलाया जा रहा था कि अगर सरकार ने जो ये 10 स्कीम बनाया उसमें अगर आपको लाभ नहीं मिले, उसमें आवास भी था, स्वास्थ्य भी, सब कुछ था, तो आप हमारे यहाँ आइए, हम मदद करेंगे। उसी के तहत हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर ये 10 से ऊपर है, ये 10 से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि उसको सुने तो वो जाए कि हम यहाँ जा रहे हैं तो हमको न्याय मिलेगा, फिर वहाँ भी उसको घिसना नहीं पड़े कि हाँ ठीक है हम जूता घिस रहे हैं, दौड़ है, ठीक है कल आइएगा, हम तो भेज दिए हैं, फिर देखा जाएगा। मैंने झालसा डालसा उसको मॉनिटर करे कि हाँ भाई हम जो भेजे वो उस आदमी को लाभ मिला कि नहीं मिला, जैसे कि उस 10 स्कीम में किया जा रहा था। इस संबंध में आप वहाँ पहुँचिए और आप जितनी भी बात कर रहे हैं हमको लगता है कि एक आपका परसेप्शन है। इस संबंध में कोई अध्ययन या कोई इस संबंध में एक समेकित आकलन कुछ नहीं है, एक परसेप्शन के आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन परसेप्शन ये भी है कि डालसा और झालसा जितना पब्लिक के हित में कार्य कर रही है उससे पब्लिक में काफ़ी अच्छा मैसेज जा रहा है। हम लोग कानूनी जागरूकता फैला रहे हैं, हम लोग कानूनी मदद भी कर रहे हैं, हम लोग उनको प्रॉपर एजेंसी के समक्ष प्रस्तुत भी कर रहे हैं। इसलिए आज का जो ये कार्यक्रम है हम विधिक जानकारी देते हैं। आप उस विधिक जानकारी को देख कर बताएं कि हम पहुंचे आपके पास। उस विधिक जानकारी के आधार पर जब पहुंचते हैं वहाँ तो हम लोग आपको प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। नहीं, प्लेटफॉर्म पर तो हम ऐसे भी पहुंच जाएंगे, आपके यहाँ पहुंचने से हमको और कितनी ज़्यादा मदद मिल जाएगी। जैसे कि हमने 10 स्कीम का जो बार-बार हमारे माध्यम से अगर आप पहुंचते हैं तो आप सबसे पहले, मैंने आपको पहले भी बताया और फिर कह रहा हूं कि आप ये समझिए कि इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और संरक्षक माननीय उच्च न्यायालय है और उसके ऊपर नालसा है जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय है। आप उस अथॉरिटी का कल्पना कीजिए कि अगर यदि आपकी बातों को उस प्लेटफॉर्म के द्वारा नहीं सुना जा रहा है तो वो किस अधिकार के मैं तो यही कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पर कह रहा हूँ कि कैसे दिलाना है हमें आता है, हम दिलाएंगे। उसी पर हम इतना ज़्यादा जोर दे रहे हैं, तो आपसे कहलवाना चाह रहे हैं जी, ठीक है ना। हम आपसे ये कहलवाना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ आइए तो हम जानते हैं कैसे आपको दिलवाना है जी। ये एहसास जब होगा तो आसानी से जाएगा। वैसे भी बुजुर्ग होने के बाद उम्र की जो परेशानियां हैं वो परेशानियों से आदमी परेशान है जी। यहाँ वहाँ दौड़ा और कोई सहारा नहीं देने वाला है तो और ज़्यादा परेशानी है। जी। अब बात करें हम लोग जो गैर सरकारी संगठनों द्वारा या सरकार द्वारा वृद्धा आश्रम बनाए गए हैं, वहाँ जो प्रॉपर अगर नहीं मिल रहा है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। प्रॉपर जितना मिलना चाहिए, वहाँ डिग्निटी की तो बात नहीं है, सबके लिए खाने पीने रहने की व्यवस्था हो, लेकिन वो भी रहने की खाने पीने के ढंग की व्यवस्था। एनजीओ को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। अब ये एनजीओ के नाम पर नहीं, मॉनिटरिंग हम कह रहे हैं, जैसे जेल आप मॉनिटर करते हैं ना, आप जेल मॉनिटर करते हैं। एनजीओ के मॉनिटर करने का प्रावधान या उच्च न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह के पास नहीं होता है। अच्छा। एनजीओ अगर यदि आप उसको मॉनिटर करना चाहिएगा तो जो संस्था उसको आर्थिक मदद दे रहा है वही उसको मॉनिटर करता है। आपको अगर वहाँ शिकायत है किसी तरह का तो उस आधार पे उसको सेंसिटाइज किया जा सकता है, उस संस्था को सेंसिटाइज किया जा सकता है झालसा डालसे के द्वारा, लेकिन हम मॉनिटर करें वो अधिकार प्राप्त नहीं। अब शब्दों से मत खेलिए आप, हम ये कह रहे हैं कि आपके सिर्फ वहाँ पहुँचने से क्या होगा, ये अंतर आप देख लीजिए। अगर जुडिशियरी वहाँ पहुँच रही है, एक्जीक्यूटिव चेयरमैन पहुँच रहे हैं, मेंबर सेक्रेटरी पहुँच नहीं, उसी से फर्क आने लगेगा। मेंबर सेक्रेटरी या कोई भी वहाँ मॉनिटर करने का अधिकार मॉनिटर छोड़ दीजिए, मॉनिटर कर दीजिए, वो सिर्फ गए, हम मॉनिटर वापस लेते हैं। हम ये गए देखने के लिए, हम जहाँ देख करके आते हैं, उनके वहाँ जाने से, रेगुलर विजिट करने से ही बातें बनने लगती हैं। बहुत जगह रेगुलर विजिट, रेगुलर का उसका रूटीन थोड़े बनेगा। रेगुलर विजिट की ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ, अगर ऐसी आवश्यकता पड़ी और उनको लगा कि उनके निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है तब इसकी संभावना बन सकती है, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान लिखित आप चाहिएगा लिखित। अब हम ये कह रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में जब घटना घट जाती है तब जुडिशियरी उसमें हस्तक्षेप करती है कि हाँ ये घटना घट गई और इतना बड़ा कांड हो जाता है। तो वैसे
वैसी स्थिति में वो नहीं घटने के पहले ही चीज़ें हमारे सामने हो कि हाँ हम भी देख रहे थे, या मानते हुए भी कानून अपने कुछ नहीं देखता है, कानून लॉ को एंड दिखाया ऑर्डर जाता है। मेंटेन करने का कार्य जुडिशरी का नहीं है। इसलिए आप ये उम्मीद तो बिल्कुल मत रखिए कि कोई घटना घटने के पहले उसकी जानकारी जुडिशरी को होगी और जुडिशरी वहाँ लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं इसमें ना। नहीं, ये वहाँ ये बुजुर्गों सारा को चीज- मिल क्या रहा है। ये सारा चीज जी। वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर होंगे ना। आप लॉ एंड ऑर्डर को जोड़ लेते हैं, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर के आप चल रहे हैं, आपके मौलिक अधिकार सुरक्षित हैं, उससे संबंधित जो लॉ एंड ऑर्डर है वहाँ जहाँ कहीं भी कोई नियम है वहाँ एक लॉ है, वही नियम लॉ है और उसी का ऑर्डर चाहिए। वो अगर सही है तो उसकी हर लॉ एंड ऑर्डर के पालन करने का काम एग्जीक्यूटिव का होता है। वहाँ आप जुडिशरी से बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते हैं। चलिए, लेकिन फिर भी उम्मीद के साथ कानून की बात में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।